तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला में। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की, जो हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। हमने एक वीडियो पहले लाए थे चैप्टर 4 का, जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। तो एक वीडियो हम पहले ला चुके हैं जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया था, और आज की वीडियो में हम पार्ट 2 लाए हैं जिसमें हम आपको आसियान के बारे में बताने वाले हैं। ये देखिए, आपको सामने नक्शा दिख रहा होगा, इसमें आसियान के कंट्रीज़ हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आसियान चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आसियान, उसका एक मेन पोर्शन है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो हमारी वीडियो आज की पार्ट 2 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आसियान के बारे में। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान का जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संगठन। मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक मोटो को हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं। उनका एक स्पेसिफिक एम होता है, उनका कोई विशेष उनके हित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, ताकि जो अचीवमेंट है उस गोल के प्रति वो एक साथ किया जा सके। ठीक है, चलिए अगर हम आसियान की बात करें तो इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा आप याद कर सकते हैं कि जो आसियान की स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य राजनीतिक और सामाजिक तनाव को कम करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई है। ठीक है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखेंगे तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपसी सहयोग बनाए रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आपसी सहयोग होगा तो ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे, अगर ट्रेड अच्छा होगा तो दूसरे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, साथ साथ अपनी भी इकोनॉमी अच्छी होगी। ठीक है, तो उनका जो मेन एम होता है वो सामूहिक विकास होता है, एक साथ अपना विकास करना। ठीक है, तो उनमें क्या है, इन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है स्थापना का, तो आपसी सहयोग। ठीक है, ऐसा ही आपसी सहयोग, इसका भी जो स्थापना है इसकी, उसका भी उद्देश्य है यही करना। ठीक है, आपसी सहयोग को बढ़ाना। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर, वो है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये सारी जो ज़्यादातर इसमें कंट्रीज आपको मिलेंगी, ये सारी आइलैंड कंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, ये ज़्यादातर कंट्रीज आपको इसमें आइलैंड कंट्रीज मिलेंगी, जो इंडिया के साउथ में साउथ ईस्ट में कहूँगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और उस साइड से अगर आप इंडिया की तरफ आएंगे तो ये सारी कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इनका जो मोटो क्या है, मोटो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदर्श वाक्य। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है या मोटो क्या है, तो वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये आसियान का फ्लैग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप ये बात करेंगे तो 12-10 हैं ये। ठीक है, ये जो लाइंस पड़ी हुई है इसमें ये 10 है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला पोर्शन है इसमें हमने आपको सदस्य देश के बारे में बताया हुआ, जो इसके सदस्य देश है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 5 सदस्य थे। ठीक है, आप लोग ये डेटा याद कर लेना कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय, यानी कि 8 अगस्त 1967 को, इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 5 देश। वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद 5 कंट्रीज़ और शामिल हुई। वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगर आप ये मैप देख पा रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये रहा लाओस, ठीक है, ये रहा फिलीपींस, ये रहा मलेशिया, ये वियतनाम, ये आपको दिखाई देगा इंडोनेशिया, ये कंबोडिया, ये सिंगापुर, ये थाईलैंड, ये म्यांमार। ठीक है, और एक ये ब्रुनेई। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हमने आगे अगले स्लाइड में बताया हुआ है आसियान के उद्देश्य के बारे में, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपसे 4 नंबर का या 6 नंबर का आ सकता है कि आसियान जो संगठन है उसके उद्देश्य क्या है, उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रखे गए थे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य जो है वो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। ठीक है, जो सामान्य हित, मैंने बताया ना कि इनका जो मेन जो विज़न ही होता है स्थापना के पीछे क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या होता है? सर, जो एक सेम इंटरेस्ट्स हैं, सामान्य हित हैं, उन मामलों में सक्रिय सहयोग, यानी कि आपसी सहयोग द्वारा, और पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की सहायता भी करना,
उसको बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि जो विकास है, जो ग्रोथ है कंट्रीज़ की, वो साथ साथ की जा सके, ठीक है। ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, आपस में व्यापार करती हैं, आपस में रिलेशंस बनाती हैं और आपस में वॉर ना हो ऐसी स्थिति सुनिश्चित करती हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेड वॉर या फिर आर्म्स की वॉर या नेवल वॉर, कोई भी किसी भी तरीके की वॉर ना हो सके। वॉर होने से पहले ही ये लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, आपस में इसको सुलझा लेते हैं। देन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है। स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, ज़्यादा उथल पुथल ना हो, कोई इकोनॉमी ज़्यादा नहीं गिरे आपस में, ठीक है, आपस में कोई युद्ध ना हो, क्षेत्रीय शांति बने रहे, एक दूसरे के जो मोटो है उनका पालन किया जाए, एक दूसरे की भावनाओं का पालन किया जाए, ठीक है, किसी को भी आहत ना किया जाए किसी की भावनाओं को, ठीक है। तो इनका उद्देश्य दूसरा क्या है, क्षेत्रीय शांति यानी कि अपने एरिया में शांति स्थापित करना, पीस की स्थापना करना और स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है, शांति को बढ़ावा देना, कोई युद्ध जैसी स्थिति न उत्पन्न हो सके। आगे इसका उद्देश्य एक और क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ठीक है। कैसा कैसा विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सामाजिक रूप से प्रगति अपनी, ठीक है, फिर सांस्कृतिक विकास। क्योंकि अगर हम देखें कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो अगर हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में देखें तो आजकल सांस्कृतिक खतरा उत्पन्न हो गया है। ज़्यादातर देशों की संस्कृति जो है वो समाप्त होती जा रही है, वो दूसरे कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे अभी जो अमेरिकन कल्चर है, ज़्यादातर कंट्रीज़ उसी को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो कई कंट्रीज़ जिन्होंने पहल की है वो चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को ना भुलाएं, ठीक है। तो सांस्कृतिक विकास भी करना है अपना, ठीक है। हमें किसी और की संस्कृति को नहीं अपनाना है, अपनी संस्कृति को खोना नहीं है, हमें अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखना है, ठीक है। तो सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इनका उद्देश्य है। सामाजिक प्रगति, समाज में प्रगति हो सके। समाज में प्रगति कब होगी, जब इकोनॉमी अच्छी होगी, आपस में रिलेशंस अच्छे होंगे, ठीक है। फिर आर्थिक विकास, ठीक है, ये इसके उद्देश्य हो गए। आगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। आंतरिक मामलों में किसी भी देश के हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने इलाके में अपनी अपनी कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, तो किसी में हस्तक्षेप नहीं करना आंतरिक मामलों में। यानी कि अगर किसी कंट्री में कुछ सिविल वॉर चल रहे हैं तो उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है हमें, ठीक है। आंतरिक मामलों या किसी पे आतंकवाद का बढ़ावा नहीं देना किसी कंट्री में, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा, यानी कि अगर कोई विवाद हो भी जाता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान, किसी वॉर तक हमें उस विवाद को नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ये इसका एक और उद्देश्य हो गया, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको लिंक, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग ये कंटेंट लिख भी सकते हैं, पेपर में अगर आए तो आप ऐसा एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, समझ गए तो अपना पे लिख लेंगे पेपर में आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं आसियान की विशेषताओं के बारे में, कि आसियान जो संगठन है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला, आसियान देशों की सुरक्षा विदेश नीति में तालमेल बैठाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान क्षेत्रीय मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ जो विकास संबंधी नीतियाँ हैं, सुरक्षा संबंधी नीतियाँ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनको बनाती हैं यहाँ पे, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी, यानी कि 1994 में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूरोपीय संघ तथा अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार। अब सबसे बड़ा बाज़ार कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है बाहर की वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, यहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स उत्पादन होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये सारी कंट्रीज़, तो ये कंट्री ऐसी कंट्रीज़ हैं जो टेक्निकल रूप से हाई स्किल्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई स्किल्ड आपको लेबर मिलेंगे, हाई स्किल्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बाज़ार है, ज़्यादातर जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार बहुत बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो चांसेस हैं ग्रो करने के वो ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखेंगे इसकी हिस्ट्री उठाएंगे तो ये ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो किसी ना किसी कॉलोनी रही थी, ठीक है। अब कॉलोनिज्म जो था उससे छुटकारा पाने के लिए जब हम धीरे धीरे विकास करते हैं तो हमें ज़्यादातर वस्तुएं चाहिए होती, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, गुड्स चाहिए होंगे। अब वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, बाहर की कंट्री से या तो इन्वेस्ट करेंगे या तो अपने यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बाज़ार, जाहिर सी बात है कि बाज़ार ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, ठीक है। देन एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आसियान, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं कि एशिया की तीसरी, एशिया जो महाद्वीप है इसमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी, जबकि विश्व में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसकी, ठीक है।
देन चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने व्यापार को बढ़ावा, यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके माध्यम से इन लोगों ने काफ़ी ग्रोथ प्राप्त की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं वो हटाई जाती हैं, आपस में जो व्यापार होता है उसको सुगमतापूर्वक चलाने के लिए, संचालित करने के लिए कई सारे जो ट्रेड बैरियर्स है उनको हटाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। देन लास्ट पॉइंट क्या है इसकी विशेषताओं में, तो वो है यह कई विकसित देशों के लिए निवेश का भी प्रमुख क्षेत्र बना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कई कंट्रीज यहाँ पे करना पसंद करती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि कंट्रीज अभी हाल ही कुछ ही सालों पहले, यानी कि 50-60 साल पहले ही अभी आज़ाद हुई थी। कुछ कंट्रीज तो उसके बाद में भी हुई हैं। ठीक है, तो जब आज़ाद अभी कुछ दिनों पहले ही हुई हैं, कुछ सालों पहले ही हुई हैं, तो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अब ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो बाहर से होगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे बाहर की कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको सस्ता श्रम मिलेगा, चीप लेबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उनको प्रोडक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो निवेश करना पसंद करती हैं। आप लोग देखेंगे यही कारण है कि भारत भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, तो इससे ग्रोथ जो है वो कहाँ का बढ़ेगा, इसी एरिया का बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी जो इकोनॉमिक रिलेशन है आपस में बने रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 2015 में आसियान समुदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जो आसियान समुदाय है इसमें 3 स्तंभ हैं, या फिर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आसियान है उसके कितने स्तंभ हैं, तो 3 स्तंभ हैं। पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आपको इनके नामों से ही इनकी जो विशेषता है वो पता चल जाएगी कि इनका मतलब क्या है। सुरक्षा, अब सुरक्षा समुदाय का काम क्या होगा, सुरक्षा बनाए रखना है, क्षेत्रीय विवादों का निपटारा करना। ठीक है, आर्थिक समुदाय का क्या होगा काम, आर्थिक रूप से ग्रो करना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रो, जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको स्थापित करके ग्रो करना। ठीक है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का क्या होगा, आपस में रिलेशन अच्छे बनाए रखना। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जो आसियान सुरक्षा समुदाय है इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकरावों तक ना पहुंचने देना, यानी कि कोई अगर इलाके को लेकर किसी डिस्प्यूट हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है इलाके में, तो उसको सैनिक टकराव तक ना पहुंचने देना, यानी कि वॉर ना करना। ठीक है, उसका जो समझौता है वो कैसे करना, पीसफुली करना। ठीक है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं उनका मेन मोटो क्या है, उनका मेन मोटो है पीस। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जब वर्ल्ड वॉर से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी हुई थी। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था जो ग्लोबल लेवल पर देशों को कनेक्ट कर सके, देशों को बातचीत का मौका दे सके, कोई मंच प्रदान कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या देखा कि जो कम्युनिकेशन लेवल है वो देशों के बीच था नहीं, तो हमें वर्ल्ड वॉर के रूप में भारी त्रासदी देखने को मिली। ठीक है, लेकिन जब से इन छोटे छोटे या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होनी स्टार्ट हुई है, तब से हमें कोई वर्ल्ड वॉर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो मेन मोटो ही होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो होता है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकरावों तक ना पहुंचने देना। ठीक है, आपस में बातचीत करके, जो विदेश मंत्रालय होता है वो बातचीत करके सुलझा लेते हैं। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बैठाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली स्लाइड में ही। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आसियान आर्थिक समुदाय की। अगर हम आसियान आर्थिक समुदाय की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आसियान देशों के बीच एक साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा साझा सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। ठीक है, साझा मतलब एक साथ, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे माननीय मोदी जी का नारा भी है। तो यही नारा जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन का भी ज़्यादा होता है कि साझा बाजार, एक साथ एक जैसा बाजार स्थापित करना। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, आसियान का नहीं, मैं किसी और का भी एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ ताइवान की, ठीक है, अगर ताइवान की बात करूँ तो ताइवान चाइना से मंगोलिया की बात कर रहा था मैं। अगर मंगोलिया और चाइना को देखें तो दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से सटी है। आप देखेंगे कि जो मंगोलिया है वहाँ के ज़्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, चाइना में। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देख सकते हैं, कई सारी वीडियोज़ पे अवेलेबल भी है। जो ज़्यादातर लोग हैं मंगोलिया के, वो व्यापार करने के लिए कहाँ जाते हैं, वो मार्केटिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं,
चाइना में, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साझा बाज़ार है, कोई भी आके उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट बाज़ार है जिसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं के लोग कर सकते हैं या वहीं की कम्युनिटी कर सकती है, तो उस पर बाहर के जो लोग हैं वो आके शॉपिंग नहीं कर सकते। तो साझा बाज़ार यानी कि सारे जो सामान है वो सारी कंट्रीज़, इस 5 की जो 10 की जो कंट्रीज़ हैं वो उसका यूज़ कर सकें। फिर इससे क्या होगा? सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज करना जो आसियान आर्थिक समुदाय है इसका मेन मोटो है। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? आसियान देशों के बीच आपसी प्रेम तथा एक दूसरे के राष्ट्रों के प्रति सौहार्द बनाए रखना। सौहार्द मतलब भाईचारा बनाए रखना। ठीक है, क्यों? ताकि आपस में कोई भी लड़ाई ना हो सके, कूटनीतिक रिलेशंस बनाए रखे जा सकें, प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे। अगर ये नहीं होगा तो वॉर जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो वॉर नहीं होने देनी किसी भी स्तर पर। चलिए आगे हम बात करेंगे आसियान और भारत, यानी कि आसियान जो है वो संगठन कैसे भारत से संबंधित है, इसको भारत से क्या फ़ायदा है और आसियान को क्या फ़ायदा है, दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है, अच्छे रिलेशंस हैं कि बुरे रिलेशंस हैं, हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आसियान और भारत की बात कीजिए तो भारत जो है वो आसियान रीजनल फोरम ARF का सदस्य है। ये मंच, ये भी ARF क्या है? तो जो ARF है यानी कि आसियान रीजनल फोरम है, यह एक ऐसा मंच है जो आसियान संगठन के राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो कैसी पॉलिसीज़ बनती हैं? वो राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी पॉलिसीज़ बनती हैं। ठीक है, तो इसका सदस्य भारत भी है। आगे, भारत आसियान के 2 सदस्य देशों इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ नौसैनिक अभ्यास करता है। ठीक है, पेपर में आप लोग लिख सकते हैं फैक्ट। इंडोनेशिया जो है उसके साथ क्या करता है? उसके साथ जो नौसैनिक अभ्यास करता है, नेवल जो एक्सरसाइज करता है, उसका नाम है समुद्र शक्ति। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में ज़्यादातर रहता है। ये समुद्र शक्ति जो नेवल एक्सरसाइज है वो किसके साथ करता है? इंडोनेशिया के साथ। और सिंगापुर के साथ क्या करता है? सिम्बैक्स नाम की नौसैनिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अपने डेटा में, जिससे इन देशों की जो नौसैनिक क्षमता है वो बढ़ी है। यानी कि भारत जो है वो इनकी नेवल फोर्स को सक्षम बनाने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए क्या करता है? इनके साथ एक्सरसाइज करता है, युद्ध अभ्यास करता है। ठीक है, आगे 1992 में भारत को आसियान का एक क्षेत्रीय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसने व्यापार, निवेश, पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की। यानी कि जो भारत है उसको 1992 में इन्होंने आसियान संगठन ने क्या किया था? एक क्षेत्रीय भागीदार यानी कि इनका रीजनल पार्टनर बनाने का घोषणा की थी। लेकिन 1995 में इन्होंने परमानेंट पार्टनर बना दिया अपना। ठीक है, कि हम लोग परमानेंट रूप से भारत के साथ व्यापारिक रिलेशन बनाएंगे, पर्यटन होगा, निवेश कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, पर्यटन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है ना, उसमें बूस्ट करने में पर्यटन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पर्यटन होगा तो पर्यटन का सीधा टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को। ठीक है, और पर्यटन से क्या होगा? वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनको रोज़गार मिलेगा, जहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं उनको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, अगर उनको रोज़गार मिलेगा तो किसकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी? उसी देश की होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो टूर करना पसंद करते हैं, और टूरिज़्म से जो इकोनॉमी है वो मजबूत होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है। पूर्व की ओर देखो यानी कि जो पूर्व के देश हैं, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के, उनके साथ भी क्या करना है? संबंध बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख पाएंगे जो पिक है ये पूर्व की ओर देखो की नीति की है, जब 1991 में जब मनमोहन सिंह जी थे वो विदेश मंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है, और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस टाइम पे, तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था? पूर्व की ओर देखो की नीति का अनुसरण किया था। तथा भारत ने आसियान के 2 देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, पहले जैसे पिछली साइड मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी आसियान के देशों की यात्रा की थी। जो कोविड से पहले, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, कोविड से पहले जो बहुत ही हाईलाइट रही थी न्यूज़ की, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आसियान के देशों के साथ क्या कर रहा है? व्यापारिक संबंध बना रहा है, वहाँ पे जाके विजिट कर रहा है। ठीक है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा भी की थी। और पूर्व की ओर देखो की नीति की जगह क्या किया था? पूर्वोत्तर कार्य नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको लागू किया था, यानी कि उसको चालू किया था। ठीक है,
इसके तहत क्या किया गया था, बहुत सारे व्यापारिक रिलेशंस बनाए गए थे, सामाजिक रिलेशंस बनाए गए थे, नौसैनिक रिलेशंस बनाए गए थे, ठीक है, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा मिला। उसके बाद हमने देखा था जो 2018 का जो रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था, उस समारोह में भी आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। आगे, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान जो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, यानी कि जो व्यापार है वो चौथे स्तर पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आसियान से हम लोग करते हैं, ठीक है, चौथे नंबर पर। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। यानी कि भारत लगभग 10.6% जो व्यापार करता है वो किसके साथ करता है, वो करता है आसियान के साथ। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आर्थिक तौर पर मुनाफा मिलता है भारत को और आसियान देशों को, ठीक है। और अगर हम निर्यात की बात करें तो कुल 11.28% भारत वहाँ पे निर्यात करता है अपने सामानों को, ठीक है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो रिलेशंस है भारत के वो काफ़ी अच्छे हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ। इससे दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। चाहे इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी फ़ायदा हुआ है और आसियान कंट्रीज़ जो हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर ट्रेड रिलेशंस बनेंगे तो दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, ठीक है। किसी एक कंट्री को उसमें फ़ायदा नहीं होता, दोनों ही कंट्रीज़ के अपने अपने लाभ होते हैं। उन लाभों को ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने ट्रेड रिलेशंस बनाती हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को दोस्तों तक अपने शेयर भी करें ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहां से जाके पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।